मशरक़ वस्ता की सूरत हाल। वर्ल्ड बैंक ने तेल की कीमतों में 16 से 24% तक इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक कीमत $115 फी बैरल तक जा सकती है। मजीद 4.5 करोड़ अफराद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने का इम्कान जाहिर कर दिया। सनअती सार्फिन के लिए गैस सस्ती होने का इम्कान। IMF ने लेवी में कमी की इजाज़त दे दी है। ज़राए वज़ारत पेट्रोलियम के मुताबिक कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी में 30 से 60% तक कमी मुतवक्के है। टैरिफ अब पीक आवर्स के बजाय औसतन बुनियाद पर मुकर्रर किया जाएगा। और मनी चेंजर्स को क्रिप्टो करेंसी के कारोबार की इजाज़त मिलने का इम्कान। ई-कैप के वफ्द की वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अज़हर कियानी और सरबराह क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब से मुलाकातें। क्रिप्टो ट्रेडिंग की इजाज़त मिल जाए तो $24 अरब सालाना मुल्क में आएगा। जफर फराचा की गुफ्तगू। जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में रोज की तरह आज भी 1 पैसे की कमी देखी गई है, जिसके बाद कीमत $278.80 पर आ गई है। जबकि यूरो के हवाले से आपको ये बताएं कि आज ये 12 पैसे सस्ता हुआ है। फिर बरतानवी पाउंड को भी अगर देखें तो इंटरबैंक में 24 पैसे की कमी से हम ये देख रहे हैं कि ये $324.38 पर आ गया है। गोल्ड मार्केट को भी देख लेते हैं। मुल्क में सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज हम देख रहे हैं कि कमी हुई है। अब फी तोला $5500 सस्ता हुआ है। कीमत $4,79,562 पर आ गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में $4700 की कमी हुई है। फिर इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो गोल्ड $55 फी ओन सस्ता हुआ, जिसके बाद कीमत $4,572 पर आ गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में बात होगी मुल्की मईशत पर बढ़ते हुए खदशात की। मुल्की इकॉनमी का इस्तेहकाम से ग्रोथ का सफर मशरक़ वस्ता की सूरत हाल की नजर हो गया है। GDP ग्रोथ टारगेट पूरा ना करने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो अगर बात की जाए IMF और वर्ल्ड बैंक की, तो इन इदारों ने भी GDP में कमी का इम्कान जाहिर किया है। एक्सपोर्ट में कमी देखी जा रही है। फिर SM तनवीर साहब ने भी इकोनॉमी मैटर्स के ही प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि एक्सपोर्ट $30 अरब 50 करोड़ डॉलर तक रहने का खदशा है, जो पिछले साल की $32 अरब एक्सपोर्ट से कम होगी। सनत और ज़राअत दोनों इस वक्त दबाव में हैं। कारोबारी सरगर्मियां अगर देखें तो महंगाई और गैर यकीनी जो सूरत हाल है वो इससे मुतासिर हैं। इंटरेस्ट रेट को भी 1% बढ़ाकर अब 11.5% कर दिया गया है। फिर FDI, इसमें भी कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हो सका है। आमने और उर्मुज़ की बंदिश की बात की जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। गैस की कमी से बिजली की पैदावार मुतासर हुई है, जिसके बायस मुल्क में लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई है। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज कहा है कि तेल की कीमतों के हवाले से चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना है। $30 करोड़ का बिल $80 करोड़ तक पहुंच गया है। दूसरी जानिब बिजनेस कम्युनिटी बेचैनी का इजहार कर रही है। बार बार खित्ते में सबसे ऊंची कारोबारी लागत को कम करने की बात की जा रही है। बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। घरेलू जो अखराजात हैं वो पूरे करने मुश्किल हो रहे हैं। हुकूमत भी मईशत को लेकर और इसको संभालने के लिए इकदाम कर रही है, लेकिन मसाइल हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं वजीर खजाना के एडवाइजर खुर्रम साहब। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त मुल्क की इकॉनमी किस तरफ बढ़ रही है। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया इकॉनमी मैटर्स को वक्त देने का। खुर्रम साहब, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो ज़ाहिर है मईशत के इस्तेहकाम का है। मशरक़ वस्ता की जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत भी उससे मुतासर हो रही है। बिजली की लोड शेडिंग एक तरफ, पेट्रोलियम हाई प्राइसेस भी हम देख रहे हैं, फिर GDP ग्रोथ जो है वो भी मुतासर हो रही है। फिर IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB ने भी शरह तरक्की में कमी की पेशगोई की है। हुकूमत इन चैलेंजेस से इस वक्त कैसे निपट रही है खुर्रम साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ पूरी दुनिया का, क्योंकि आपने जो कॉन्टेक्स्ट रखा है उसे पाकिस्तान का रखा है, और आप ये उससे ये जो है तस्वुर आ रहा है कि हम अकेले इस वक्त जो है ना अफेक्ट हुए हुए हैं या हमें अफेक्ट होने जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि बहुत अच्छे से जो है इस मसले को जो है हैंडल किया गया है। आप देखें, किसी एक पेट्रोल पंप, किसी एक गैस पंप, कहीं पे भी कोई शॉर्टेज नजर नहीं आई, कोई लाइनें नहीं लगी, बल्कि हमारी जैसी इकोनॉमीज, हमसे बहुत बेहतर इकोनॉमीज, इस रीजन की इकोनॉमीज देख लें, इंडिया फॉर एग्जांपल देख लें आप, $700 बिलियन के रिजर्व्स हैं। उनके यहाँ गैस पंप्स पे लाइनें लगी हैं, क्योंकि उनके यहाँ LPG जो है 90% जो घरों में यूज होती है, और सारी उनकी जो है वो सी रूट के थ्रू, समुद्र के रास्ते से आती है, ईरान से। और हमारे पास LPG भी घरों में यूज होती है, लेकिन आप देखें कोई लाइनें नहीं लगी, ना पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लगी हैं, ना डीजल के लिए कोई भागदौड़ हुई है। और अच्छी बात यह है, पाकिस्तान शायद उन वाहिद कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में से है जिन्होंने जो कीमतें जो है पहले बढ़ाई, फिर 3 वीक्स रोक के रखी, अपने खर्चों को कम किया, उसका इम्पैक्ट जो है पास ऑन किया। उसके बाद जब प्राइस बढ़ाई तो एक ऐसा पैकेज दिया सूमो के साथ मिलके, जिसने जो वल्नरेबल, जो कमजोर तबका था,
उसको सपोर्ट किया, जिसमें अगर मोटर बाइक्स की बात करें, जिसमें डीजल से चलती हुई गाड़ियों की बात करें, रेलवे की किरायों की बात करें, किसी में इजाफा जो है वो ना होने के लिए प्राइस को जो है वो जो सब्सिडी है उसको दिया गया, ताकि जो है कीमतें भी कम रहें, स्टेबल रहें, एक आम आदमी में इम्पैक्ट भी ना आए, और जो अफोर्ड कर सकता है एक्चुअल प्राइस उसको वो प्राइस मिले। तो देखिए एक डेलिकेट बैलेंस किया गया पूरी दुनिया का। मैं आपको बताता हूँ, $500 ट्रिलियन, $500 बिलियन से ज्यादा से लेकर $3.5 खरब तक का इम्पैक्ट आया पूरी दुनिया पे। और बड़ी से बड़ी इकोनॉमीज में आज जो है 70, 80, 90% जो है वो कीमतें बढ़ी हुई हैं। पाकिस्तान में आज भी अपनी एक्चुअल प्राइस से कीमतें कम हैं, और साथ में इस सेगमेंट को भी जो है सपोर्ट दिया गया है, जो कि नीडी सेगमेंट है, डिजर्व करता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि एक बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल था। लेकिन देखिए 4 वीक्स के रिजर्व्स भी रखे गए हैं, पहले जो 2 वीक्स के 3 वीक्स के थे उनको 4 वीक्स पे बढ़ाया गया। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये कि आपके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया के साथ, दूसरे ममालिक के साथ, जीसीसी कंट्रीज के साथ, जिसकी वजह से आपको प्रायोरिटी मिली। इसके बावजूद कि वो रास्ता बंद है जहाँ 20% तेल और गैस का गुजरता है, उसके बावजूद आपको जो है वो प्रायोरिटी दी गई सप्लाई में। देखिए सप्लाई बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सप्लाई आपके पास थी, प्राइसेस आपने रैशनलाइज की, उस तबके को आपने सपोर्ट दिया जो कि डिजर्व करता था, एक बैलेंस क्रिएट किया, और आपकी स्टेबिलिटी भी आज है। आपकी स्टेबिलिटी आउट नहीं हुई, आपकी स्टेबिलिटी इंटैक्ट है। आगे जाते हुए आप देखें आज हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में है, $1 अरब से ज्यादा का सरप्लस आया पिछले महीने में, इसके बावजूद कि कीमतें जो है बढ़ी। तो मैं कहने का मतलब ये है कि स्टेबिलिटी अपनी जगह पर है, ट्रैक पे इकोनॉमी। आगे जाते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है, आपको पता है ये मुल्क सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है दुनिया के इस मसले को रिजॉल्व करने में। सीज फायर करवाया पाकिस्तान ने, सिर्फ हम अपना फायदा नहीं किया, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। नो डाउट कि दुनिया की इकोनॉमीज इससे इस सूरत-ए-हाल से मुतासर हुई है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ग्लोबल शॉक जो है वो ज्यादा पाकिस्तान को मुतासर कर रहा है। अब साथ में खुर्रम साहब 2 रोज पहले ही हमने इंटरेस्ट रेट में देखा कि 1% इजाफा किया गया, यानी कि अब जो शरह सूद है वो 10.5 से बढ़कर 11.5% हो गई है। हम फैसिलिटेट करने की बात करते हैं, ग्रोथ की बात तो करते हैं, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी इस पर कोई खास खुश नहीं है जो ये शरह हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है। अब क्या लगता है आपको, इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी? लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि प्रोडक्शन कॉस्ट ही इतनी हाई है, तो मुमकिन तो नहीं लग रहा कि इससे इन्फ्लेशन किसी भी तरह कंट्रोल हो सकेगी। अच्छा देखिए, पहली तो बात ये स्टेट बैंक का प्रेरोगेटिव है, स्टेट बैंक का एरिया, स्टेट बैंक इसको समझता है बेहतर तरीके से। स्टेट बैंक इस पे आपको ज्यादा बेहतर बता सकेगा कि उनका व्यू क्या है। देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये बोल सकती है कि हमारा एक व्यू हो सकता है कि हम क्या व्यू लेके चल रहे हैं या चल रहे थे। हमारा होल्ड स्टांस से लेकर 50 बेसिस पॉइंट तक का था कि हो सकता है थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाए, और उसकी वजह से देखें इसमें ना आपकी डॉलर लिक्विडिटी, डॉलर का आना जाना, और साथ में जो करंट अकाउंट है, ट्रेड है, इसको कंटेन करना। इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे करने से जो पैसे की जो सप्लाई और डिमांड होती है ना, उसमें थोड़ी बहुत कमी आती है, और इतने से 100 बेसिस पॉइंट हम एक्सपेक्ट नहीं करते ऑफकोर्स, लेकिन स्टेट बैंक ने बढ़ाया तो उनके अपने रीजंस हैं कि आगे जाते हुए वो ये देख रहे हैं कि हो सकता है कि अगर ये कंटिन्यूटी होती है इसमें, इन हालात में अगर ये बढ़ती है, जंग दोबारा शुरू होती है, तो अल्लाह ना करे उसकी वजह से हम भी बहुत ज्यादा एक्सपोज हैं। पूरी दुनिया एक्सपोज है, आपके इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है, आपके शिपमेंट कॉस्ट बढ़ रही है, फ्रेट कॉस्ट बढ़ रही है, महंगाई दुनिया में बढ़ रही है, ग्रोथ कम आ रही है दुनिया में। तो हमारे यहाँ भी यही चीज जो है रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो उनके रिस्क जो होते हैं ना, रिस्क की वजह से डिसीजन लिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर 100 बेसिस पॉइंट किया तो शायद इसलिए किया होगा, ये हमारा व्यू हो सकता है कि आगे जाते हुए शायद वो इतना जल्दी ना करें, उन्होंने पहले ही इसको अकाउंट फॉर कर लिया है। लेकिन ये बिल्कुल बात सही है कि एक रूम है और था भी, उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। ऑलरेडी इन्फ्लेशन जो है हमारी इस वक्त बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा जो है नंबर अभी, क्योंकि अप्रैल के नंबर्स अभी आए नहीं, मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, बट स्टिल मैनेजेबल लेवल्स पे हम हैं। लेकिन एक प्रिकॉशियस जो है स्टेप लिया गया शायद स्टेट बैंक की तरफ से, इसलिए उन्होंने रेट बढ़ाया। लेकिन एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि जो रेट बढ़ा है वो 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, लेकिन आप पिछले 15 महीने में देखें तो रेट जो है 22% से 10.5 पे आया भी है। तो अगर थोड़ा सा बढ़ गया, मेरा नहीं ख्याल कि जाते हुए शायद बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो। ये इंशाल्लाह सीज फायर कंटिन्यू करता है, और अब ये मामला जो है रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं, और सीज फायर के बाद ये रास्ता अगर खुलता है तो आप देखेंगे कि ऑयल प्राइसेस जैसे नीचे आना शुरू होंगी, आपको ये सब चीजें दोबारा रिवर्स होना नजर आ जाएंगी, और इंशाल्लाह बिल्कुल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, वो बात आपकी वहां तक बिल्कुल सही है और आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज को भी समझना चाह रहे हैं, इकोनॉमी को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर। एक्सपोर्ट्स का अगर मैं यहाँ पर खासतौर पर जिक्र करूँ तो इंडस्ट्री को ज़्यादा क्रॉस सब्सिडी की मद में बिजली भी सस्ती की गई। फिर हमने ये भी देखा कि इदाद-ओ-शुमार का जब जायजा लिया गया तो मार्च में 14% की बड़ी कमी भी हुई इसमें, जो कि कोई अच्छी चीज़ नहीं है एक्सपोर्ट्स को लेकर। सबसे बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर टेक्सटाइल में कमी रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त हम ग्रोथ की तरफ तो नहीं जा रहे, हम ये कहेंगे फिर।
देखिए, ग्रोथ तो आपने देखा होगा, सेकंड क्वार्टर का नंबर जो है ना बड़ा अच्छा आया। फर्स्ट क्वार्टर का नंबर भी बहुत अच्छा था। फर्स्ट क्वार्टर का नंबर अगर आप देखें 3.7% के अराउंड था। सेकंड क्वार्टर का नंबर अगर आप देखें तो 3.9% के अराउंड था। तो एवरेज आप कह सकते हैं 3.8 के अराउंड जो है आपकी इस पर ग्रोथ जो है 2 क्वार्टर की, यानी कि आधे साल की जो जीडीपी का शरह नमू है, जो ग्रोथ है, वो आपकी तकरीबन कोई 4.25% पे है। स्टेट बैंक की एक्सपेक्टेशंस हैं कि 4.25 से 4.5% के दरमियान में ग्रोथ आ सकती है। एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट ये है कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसे कहते हैं, उसके अंदर जो है कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल सेक्टर ने लीड किया है ग्रोथ को। अभी तक 6% की तकरीबन ग्रोथ है इस वक्त, पिछले साल के मुकाबले में पहले 8 महीने में। इसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री ग्रो करना शुरू हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये पार्ट बीच में आ गया है कि जंग शुरू हो गई और जंग के बाद सीज फायर भी अल्लाह का शुक्र है हो गया। और ये जंग के जो इम्कान जो इम्पैक्ट्स हैं, वो एनर्जी की कीमतें जो होती हैं वो बड़ा आपको पता है रोल प्ले करती हैं। एनर्जी की कीमतें ऊपर चली गई हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एनर्जी की कीमतों में, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने पास ऑन किए कीमतें इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए कीमतों को कम किया है। अभी और भी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कम किया गया, जिसकी वजह से इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता विजिबल होना शुरू हुई। इंटरेस्ट रेट्स में कमी हुई। आगे जाते हुए बजट में कोशिश ये की जाएगी कि जितना ज़्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर को, फॉर्मल सेक्टर को रिलीफ दिया जाए, उनके लिए बेहतरी की जाए, उनके ऊपर टैक्स का बर्डन ना डाला जाए, उतना बेहतर होगा हमारी सरमायाकारी के लिए। आप देखें 5G पाकिस्तान में लॉन्च हुआ, उसमें 3 बड़ी कंपनीज ने तकरीबन कोई 50 करोड़ डॉलर की जो है इन्वेस्टमेंट की है। उसके अलावा अली बाबा जो बहुत बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप है दुनिया का, उसने फाइनेंशियल ई कॉमर्स ग्रुप है, उसने पाकिस्तान में फिनटेक सेक्टर में एंट्री की है। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रही है, जीडीपी ग्रोथ एक रीजनेबल लेवल पे है, लेकिन ये पैच निकल जाए बीच में से और थोड़ी सी स्टेबिलिटी और मजीद आ जाए ये रीजनल इकोनॉमीज में, और ये मसला हल हो जाए, आप देखेंगे हमारी इकोनॉमी की बेस बेहतर हो गई है। ये इंशाल्लाह रिफ्लेक्ट करेगी आपको बेहतर जीडीपी। लेकिन खुर्रम साहब, हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू। और वज़ीर आज़म साहब की स्टेटमेंट भी है कि इंपोर्ट बिल हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, खासतौर पर ये जो ऑयल का प्रॉब्लम चल रहा है उसकी वजह से। आपने बजट की बात भी की, उस पर हम आगे डिस्कशन करते भी, लेकिन वज़ीर ख़जाना साहब की गुफ्तगू भी हमने सुनी। उसमें उन्होंने कहा कि सऊदी अरब से जो फाइनेंसिंग मिलने के बाद अब दीगर जो 200 मालिक से माली ताउन है वो हम नहीं लेंगे, हम कमर्शियल फाइनेंसिंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्या ये जो कमर्शियल फाइनेंसिंग है ये सौदा महंगा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है इस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो तो ज्यादा होगा फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, अभी हमने यूरो बॉन्ड रेस किया है और उसकी शरह बिल्कुल उसी तनासब से जो हमारे पास ऑलरेडी जो है बॉन्ड्स चल भी रहे हैं और जो हमने बॉन्ड्स रीपे भी कर दिए हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कमर्शियल फाइनेंसिंग जो होती है ना, देखें आप मुझे बताएं कि अगर हम किसी कंट्री के पास जाते हैं, वो ऑल्दो हमारे साथ पार्टनर्स हैं सारे और बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बट हम हर साल अगर रोल ओवर करते हैं तो एक अच्छी बात ये सऊदी अरेबिया ने कह दिया कि जी अब 2028 तक रोल ओवर जो है एक साथ कर दिया, ये बहुत अच्छा हो गया। कमर्शियल फाइनेंसिंग के लिए आप जाते हैं ना, तो उसको अगर आप वही रेट आपको मिल रहा है मार्केट में जो आप एक अपने बायलैटरल पार्टनर को पे कर रहे हैं। अमरीकी मुज़ाकरातकार ईरान के साथ राबते में है। तेहरान इस वक्त अपनी क़यादत के मसाइल से निमटने में मसरूफ है। तर्जुमान व्हाइट हाउस एना के लिए कहती हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ इसी मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह दे। सदर वाज़े कर चुके हैं कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। तो अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, अमरीकी मुज़ाकरातकार ईरान के साथ राबते में है। तेहरान इस वक्त अपनी क़यादत के मसाइल से निमटने में मसरूफ है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कहती हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ उसी मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह दे। सदर वाज़े कर चुके हैं कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। तो अमरीकी मुज़ाकरातकार ईरान के साथ राबते में है। तेहरान इस वक्त अपनी क़यादत के मसाइल से निमटने में मसरूफ है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ उसी मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह दे। सदर वाज़े कर चुके हैं कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। तो आपको ये बताते चले कि तर्जुमान व्हाइट हाउस ने यह कहा है कि अमरीकी मुज़ाकरातकार ईरान के साथ राबते में है। तेहरान इस वक्त अपनी क़यादत के मसाइल से निमटने में मसरूफ है। सदर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ उसी मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह दे। सदर वाज़े कर चुके हैं कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता।
व्हाइट हाउस से ये बयान आया है, तो आपको बता रहे हैं तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी मुज़ाकरातकार ईरान के साथ राबते में हैं। ईरान इस वक्त अपनी क़यादत के मसाइल से निमटने में मसरूफ है। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी कौमी सलामती से मुतालिक डील को ही कबूल करेंगे। सदर वाज़े कर चुके हैं कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। तर्जुमान व्हाइट हाउस की जानिब से ऐसा कहना है। अमेरिकी मुज़ाकरातकार ईरान के साथ राबते में हैं। तेहरान इस वक्त अपनी क़यादत के मसाइल से निमटने में मसरूफ है। विफाकी दारुल हुकूमत में डिप्लोमेटिक शटल सर्विस के नाम पर शहरियों को लूटने का सिलसिला जारी है। FIA ने शटल सर्विस के मनमाने किरायों की वसूली का नोटिस ले लिया है। बाकायदा इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया। कमर, क्या तफसीलात है? जी, इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक शटल सर्विस जो है वो उसका आगाज किया गया था और इस हवाले से जो CDA ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसके मुताबिक 120 रुपए जो थे वो चार्ज करने थे, लेकिन इन 120 के बजाय 1500 से 8000 तक मुख्तलिफ रेट्स हैं जो मुख्तलिफ एम्बेसीज में जाने के लिए लोग वहां पर देते हैं। इस हवाले से अब FIA ने इंक्वायरी जो है वो शुरू कर ली है। 2 लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो वहां का सुपरवाइजर और सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैं, वो इसमें इन्वॉल्व है। ताहम FIA ने तमाम रिकॉर्ड जो है वो भी मंगवा ली और ये कहा है कि डिप्लोमेटिक जो शटल है ये पेपरा रूल के तहत है या नहीं, इसका भी तमाम रिकॉर्ड जो है वो हासिल किया जाए और FIA इस हवाले से बाकायदा तौर पर पहले इंक्वायरी करेगी और उसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया कमर आपका। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह से सूबाई जनरल सेक्रेटरी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और रुकने पंजाब असम्बली मोहम्मद शुएब सिद्दीकी ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने वजीर आजम और फील्ड मार्शल की आलमी सतह पर सिफारती खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। सियासी इत्तेहाद मजबूत करने के अज़्म का अयादा भी किया गया। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। राना सनाउल्लाह ने सदर IPP अब्दुल अलीम खान की खिदमात का एतराफ़ किया। शुएब सिद्दीकी ने इजहार तशक्कुर करते हुए मुस्लिम लीग नून की विफाकी और सूबाई क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। काबिल काश्त अराजी वेस्ट लैंड करार दे दी गई है। महकमा ज़राअत को अराजी काबिल काश्त बनाने के लिए बुलडोजर और मशीनरी की कमी का सामना है। मजीद हम जानेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब में 35,82,950 एकड़ काबिल काश्त अराजी वेस्टलैंड करार दी गई है। काश्त के काबिल होने के बावजूद इस पर काश्त नहीं की जा सकी, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लैंड लेवलिंग के लिए दरकार जो मशीनरी है उसकी शदीद कमी है महकमा ज़राअत के पास। मौजूदा फ्लीट जो महकमा ज़राअत के पास बुलडोज़र्स का मौजूद है वो 297 बुलडोज़र्स हैं जो कि उम्र रसीदा हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक 1985 से 1993 के दौरान ये बुलडोज़र्स जो हैं वो खरीदे गए। महकमा ज़राअत जो है इसने लैंड लेवलिंग मंसूबे के लिए 1 अरब 55 करोड़ रुपए के फंड्स जो हैं वो हुकूमत से तलब कर लिए हैं, जिससे मुख्तलिफ अजला में मौजूद ये अराजी जो कि अभी अनइवन है, ऊंची नीची है, इसको लैंड लेवलिंग करके काश्त के काबिल बनाकर इस पर काश्तकारी की जाएगी। सबसे ज्यादा अराजी की अगर बात की जाए तो वो DG खां में 12,55,268 एकड़ अराजी मौजूद है। दूसरे नंबर पर रावलपिंडी और तीसरे नंबर पर बहावलपुर की अराजी आती है। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद कहते हैं कि पूरे मुल्क में KP सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासिर है। PSP ऑफिसर्स की कमी का सामना है। बलूचिस्तान और गिलगित को हार्ड एरिया करार दिया गया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को नहीं। विफाकी हुकूमत के साथ मामला उठा रहे हैं। जो हार्ड एरिया का अलाउंस है वो भी मैं उनसे ये टेकअप कर रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट से। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी लीड ले सकती है। जो PSP ऑफिसर्स यहाँ पे आए उनको अगर वो एडिशनल एक बेसिक पे दे दें जैसे बलूचिस्तान। मुसद्दिक मलिक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। It's not just the hurdle that has been created, but a framework has been created to jump over this hurdle. And the European Union has committed to investing over 20 million euros into this framework and particularly helping the SMEs towards green stamping, towards carbon audits, towards innovation, towards creativity. With that, I realized that they're putting their money where their mouth is. And truthfully, this is not just an industrial policy, but it's actually a green compact in which new clusters hopefully shall emanate. I mean, I can give you a number of examples. I always give this example, I studied Sweden and Finland many years ago. I studied their innovation ecology. And I found out that Finland, for example, was once a forest economy, and Nokia was a rubber and tire company. And in order for them to
save their forests and save their environments for times to come. They came up with the world's highest environmental standards. And in the year 2004, when I studied their innovation ecology, they were exporting 1/3 of the world's environmental technology. So these hurdle rates are going to create new clusters, new businesses that right now our kids might not have imagined. But if they're giving a certain target and they're also enabled by providing resources and technologies and collaborations that you've brought forth, they are going to be, this can potentially become a seed for all of those transitions, the great transitions, the likes of which I have just mentioned. And as you know, Pakistan is a very taxing environment. If you look at the demand function of Pakistan, if you look at the kind of devastations that we face in terms of climate change, whether they be floods or other ancillary externalities, is tremendous. We've had 6,000 people dead, we've had about 20,000 people injured or disabled, we've had 40 million people displaced, about 1.8 billion school days lost. I don't know very many people which have such taxing demand function, such sophisticated demand function, such cruel demand function. Any young man or woman in this room who comes up with a solution to this kind of hardship is going to have a global unicorn. Because if you can solve this problem here with the participation of the world's best ideas and best companies and best thoughts, I think that is going to be exported globally. So I am of the view that this is a great beginning, not a good beginning, a great beginning. I personally also appreciate deeply, I missed the last session and our friend Secretary Commerce was here and we met and he told me what conversations transpired about the SME sector, and that inspires me. Because I think when I get up in the morning and I look into the mirror, honestly what I see is a dinosaur. When I talk to my children, and I was talking to my son and my daughter-in-law last night, and I didn't even get what they were talking about. They were talking about Claude, they were talking about technology stacks, they were talking about agentification, and I was like, whoa, where am I living? And I think the focus... वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। शिमाली लंदन में मुसल्लह शख्स का चाकू से हमला, 2 अफराद जख्मी हो गए। वाकया गोल्डर्स ग्रीन के इलाके में पेश आया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जख्मी होने वाले दोनों अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमलावर को टीजर गन का इस्तेमाल करके गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने वाक़े पर तशवीश का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। एक बार फिर से आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। We have a nanotech revolution and they all feed into what I can foresee moving forward. The conversations that I have with my friends' children, with my children, with many of the fantastic young people who don't get that opportunity to get financed, to come up with this, to articulate these ideas of technology stacks and God knows what gibberish they speak, into real solutions, which are globally exportable. I think what you have done today in putting our companies together with your companies and focusing on SMEs and making an actual allocation towards them getting over the hurdles and giving them a high target, a high green target, I think it's fantastic. So I'm very grateful to you all. Thank you very much for giving me the opportunity to come here and speak with you. Bernard Shaw used to say, and I'm going to paraphrase because, I don't recall the exact phrase. He used to say that many men look at things the way they are and ask why. Today I look at this room and ask myself, why not?
So let's give it a shot. Thank you very much. विफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी तरजीह है।